शुरू कर। हाँ प्लीज। वेरी गुड मॉर्निंग, आदाब। कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान, नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज की जानिब से आज के इस इजलास में भारत के कसीर लसानी मोज़ेक में मादरी ज़बान की अहमियत, द इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टंग इन द मल्टीलिंगुअल मोज़ेक ऑफ भारत, इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स डायरेक्टर NCPUL प्रोफेसर धनंजय सिंह का होगा और आज का लेक्चर देंगे आज के हमारे रिस्पेक्टेड स्पीकर हैं प्रोफेसर अली रिफात फ़तीही साहब। बाद में डॉक्टर शमा कौसर यज़दानी साहिबा असिस्टेंट डायरेक्टर NCPUL वोट ऑफ थैंक्स करेंगी और मैं हूं आपका होस्ट शफी अयूब। रिस्पेक्टेड ऑडियंस, भारत के कसीर लसानी मोज़ेक में मादरी ज़बान की अहमियत के हवाले से एक बहुत ही अहम मौजू पे एक बहुत अहम शख्सियत आज गुफ्तगू फरमाएंगे। प्रोफेसर अली रिफात फ़तीही साहब, AR फ़तीही के नाम से सारी दुनिया में जाने जाते हैं। माहिर लसानियात हैं, UTRC सोलन के खिदमात, अमेरिकन यूनिवर्सिटी में खिदमात, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट लिंग्विस्टिक्स, बहुत सी अहम किताबों के मुसन्निफ, हिंदुस्तान के लसानी तनाजुर पे गहरी नज़र रखने वाले प्रोफेसर AR फ़तीही का इंतखाब किया गया है। इसके लिए मैं NCPUL के डायरेक्टर और पूरी टीम को अपनी जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूं कि इस मौजू के लिए इससे बेहतर इंतखाब नहीं हो सकता था जो आज का हमारा मौजू है उस पे। प्रोफेसर धनंजय सिंह के बारे में आप जानते हैं कि आप जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट जिसको हम चेयरपर्सन कहते हैं, चेयरपर्सन सेंटर ऑफ इंग्लिश स्टडीज। अंग्रेजी के बहुत अच्छे शायर हैं, इंग्लिश पोएट हैं, आपकी दर्जनों किताबें निसाब में पढ़ाई जाती हैं। प्रोफेसर धनंजय सिंह अपने स्टूडेंट लाइफ में गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, टॉपर स्टूडेंट थे, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से MPhil और PhD की तालीम हासिल की है, ICCR के मेंबर सेक्रेटरी हैं, इसके अलावा NCPUL के डायरेक्टर हैं। प्रोफेसर धनंजय सिंह एक तरफ संस्कृत पोएटिक्स के माहिर हैं, दूसरी तरफ रिसर्च मेथडोलॉजी पे अथॉरिटी समझे जाते हैं। MA और MPhil और PhD की सतह पे आप संस्कृत पोएटिक्स भी पढ़ाते रहे हैं और रिसर्च मेथडोलॉजी भी पढ़ाते रहे हैं। इसी के साथ जो हिंदुस्तान का तनाजुर है भाषाओं को लेकर के, आप खुद कई भाषाएं जानते हैं और उन भाषाओं की जो मर्म है उससे प्रोफेसर धनंजय सिंह की बड़ी गहरी दिलचस्पी रही है अपने स्टूडेंट लाइफ से। कई फिलोसफिकल एस्पेक्ट पे प्रोफेसर धनंजय सिंह ने काम किया है, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि फॉरेन की कई यूनिवर्सिटीज में विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पे भी प्रोफेसर धनंजय सिंह ने अपनी खिदमत दी हैं। तो मैं बगैर किसी और ताखीर के आज के रिस्पेक्टेड हमारे डायरेक्टर प्रोफेसर धनंजय सिंह से गुजारिश करता हूं इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स के लिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शफी अयूब साहब, आप सबको आदाब। और मेरी खुशकिस्मती है कि NCPUL के जानिब से ये मौका मुझे मिला है। प्रोफेसर अली रिफात फ़तीही साहब, आपका मैं शुक्रगुजार हूँ और NCPUL के तमाम जो स्टाफ मेंबरान हैं उनकी तरफ से आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो है अपना समय हमें दिया। डॉक्टर शफी अयूब, हम JNU से हम इनको जानते हैं और जब ये
प्रोफेसर कलीमुल्लाह जी ने जब मुझे ये बात कही कि हमें ये टॉक करानी है, तो मैंने समझा कि इनसे बेहतर मेरी तजुर्बे में और नॉलेज में भी जो है कोई नहीं होगा जो इस प्रोग्राम को कंडक्ट कर सकता है। और डॉक्टर शमा कौसर जी, आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जो है ये टॉक एक ऐसी शख्सियत से कराने का जिनका अपना एक एक्सपर्टीज और जो नॉलेज और एक्सपीरियंस है भारत में भाषाओं को लेकर। मेरा ये मानना है, और मेरा ही नहीं, मेरे ख्याल से जो लोग भी सोचते हैं भाषाओं के बारे में और भाषा और संस्कृति की जो रिलेशन है, सोसाइटी समाज की जो रिलेशंस के बारे में, कि भाषाएं जो हैं वो हवा में रहती हैं। उनका एक फिलोसॉफिकल अगर नज़रिए से देखा जाए तो कुछ भाषाएं जिसको हम सीखते हैं, कुछ भाषाएं जिसको हम एक्वायर करते हैं, वो हमारी संस्कृति में होती है और परिवेश में होती है। मसलन कि उर्दू है, अब मैंने उर्दू की कोई तालीम नहीं ली, लेकिन हिंदुस्तानी ज़बान में कितने, शायद मैंने अभी काफ़ी शब्द भी मैंने कहे होंगे उर्दू के। ये इसलिए भी मैं खुशनसीबी समझता हूँ कि हो सकता है कि मेरे यहाँ आने की वजह से मेरी और जो कॉम्पिटेंस है वो बढ़े। इस तरह से मैं इसको लेता हूँ, जो ये मौका मुझे फरमाया गया है। मदर टंग का आपको पता है, जो मातृभाषा है उसका एक इम्पोर्टेंस इस तरह है कि वो भाषा हमें परिवार से मिलती है, वो भाषा हमें माँ से मिलती है। एक तरह देखा जाए तो कोई एक ये भी सोच है कि कोई मदर टंग नहीं होती। मदर टंग इसलिए नहीं होती, अगर आप माँ की भाषा, जो कि माँ के साथ एक जो एक्सपीरियंस होता है, वो एक सबकॉन्शियस एक्सपीरियंस होता है, उस भाषा को आप शब्द में नहीं मैनिफेस्ट कर सकते, और एक भाषा वो कॉन्शियसनेस में रहती है। तो ये भी एक सोच है कि मदर टंग क्या सही अंग्रेजी में जो शब्द है क्या यूज करने के लिए सही शब्द है कि नहीं। जहाँ तक हमारे देश का सवाल है, अपार्ट फ्रॉम द शेड्यूल लैंग्वेजेस हमारी हैं, करीब 1500 भाषाएं हैं इस देश में, 1500 भाषाएं हैं। और 1500 भाषाएं इसलिए हैं कि वो भाषा जो बोली जाती है, वो भाषा जो कि एक लिविंग प्रैक्टिसेस को जो है एक्सप्रेस करती है, वो भाषा जिसमें कि साहित्य लिखा जाता है, वो भाषा जिसमें बोली होती है, जिसमें ओरल ट्रेडिशन है, जिसमें जरूरी नहीं कि जिसमें जो कि लिखी जाए, जिसमें स्क्रिप्ट हो। जैसे नॉर्थ ईस्ट में इतनी सारी भाषाएं हैं, स्क्रिप्ट नहीं है, लेकिन वो भाषाएं हैं, उनमें साहित्य है, उनमें जो संस्कृति है, कल्चर है, फैमिली, सोसाइटी और अपने हिस्ट्री है, ओरल हिस्ट्री है। मदर टंग के बारे में अगर हम अभी एनईपी की बात करें तो मदर टंग पे काफी जोर दिया गया है। आपको पता है कि हिंदुस्तान में, हालांकि मैं अंग्रेजी का प्रोफेसर हूँ और अंग्रेजी का ही खाता हूँ, तरीके से कहा जाए तो ब्रेड बटर चलता है उससे ही, लेकिन ये बात भी कहना चाहिए, और ये इसलिए मेरे ख्याल से एनसीपीएल का ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उर्दू के लिए जो सेवा, जो सर्विस जो है वो एनसीपीएल ने दी है, वो इतना अहम है कि भारत में अभी भी अगर देखा जाए तो अंग्रेजी कितने परसेंट जो लोग अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी लिख सकते हैं, युवाओं में, स्पेशली यूथ में अंग्रेजी को लेकर ये है कि उनकी जो अपने पोटेंशियल जो है, कॉम्पिटेंस जो है उनके अंदर जो है, कॉम्पिटेंस क्या है, कॉम्पिटेंस सोचने का, आइडियाज का कॉम्पिटेंस जो है, एक दृष्टि का, एक पर्सपेक्टिव का कॉम्पिटेंस जो है, बाकी विषयों पे नॉलेज का कॉम्पिटेंस है, होने के बावजूद क्योंकि जो हमारी अपनी भाषाएं हैं, अंग्रेजी भी अपनी भाषा है, साहित्य अकादमी अंग्रेजी में तो अवार्ड भी देता है, और मुझे अच्छा लगता है, अंग्रेजी मेरी भाषा है, बोलता हूँ, अच्छा लगता है, पढ़ा हूँ, लेकिन वास्ट नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं, पॉपुलेशन है, यूथ का पॉपुलेशन है, बिकॉज कॉम्पिटेंस अंग्रेजी में नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक दिक्कत जो है, ना सिर्फ जॉब को लेकर बट अपने आप को उभारने को लेकर जो है, अपने करियर में एक रहा है। तो इसलिए मदर टंग जो है, अपनी भाषाओं पे जोर देना बहुत जरूरी है।
اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر آپ دیکھیں بہت سارے دیش ہیں جو پروگریس کیے ہیں. ابھی ایشیا میں ہی آپ ایشین ٹائیگرز کو لے لیں, کوریا کو لے لیں, مان لیجیے چین کو لے لیں, اور کنٹریز ہیں وہاں پہ اپنی بھاشاؤں پہ زور ہے, اپنی بھاشاؤں پہ سائنس ہے, ساری سبجیکٹس ہیں. تو ایک طریقے سے یہ اچھا پہل ہے, اور ہمیں, اور یہ نہیں کہ ابھی نیا ہے, ہم پہلے بھی سوچتے آئے ہیں مدر ٹنگ پر, NEP پہ زور ہے, مدر ٹنگ پہ, ٹیکسٹ بک کریشن پہ جو ہے, اس کانٹیکسٹ میں اردو کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ بھارت کے بھوشیہ کو بنانے میں, اور بھارت کے جو یوا ہیں ان کی جو ہڈن پوٹینشیل ہے اس کو ابھارنے میں بہت مہتوپورن ہو جاتا ہے. اس لیے جو ہے آج جو ٹاک ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. سر آپ کے لیے بہت بہت شکریہ. جو ہے اور بھی کنٹریز, افریقن کنٹریز میں بہت ڈیبیٹ چلی کہ بھائی انڈیپینڈنس کے بعد جو ہے پوسٹ کولونیل سمے میں تعلیم کس بھاشا میں ہونی چاہیے, وہ ڈیبیٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, انگریزی تو گلوبل لینگویج ہے, اس پہ ہونا چاہیے, سائنس ویسٹ سے ہے یہ تو, بٹ اس کا بھی کانٹیسٹ کیا گیا ہے, بہت کنٹیسٹیشن ہے اس کا. لیکن یہ پایا گیا ہے کہ ایٹ لیسٹ جو ہے 8ویں تک, جو NEP کہتا ہے کہ 8ویں تک, کم سے کم 8ویں تک تو اپنی بھاشاؤں میں ہی جو ہے پڑھائی ہونی چاہیے, تعلیم دی جانی چاہیے. وہ صحیح ہے, وہ صحیح ہے, کیونکہ یہ بھی ایک سائنٹیفک جو کہیں تو ریسرچ کا ہے کہ اس ایج تک جو ہے مانسک طور پہ جو ہے, جو نیورولوجیکل جو اسٹڈیز وہ شو کرتی ہیں کہ ڈیولپمنٹ کافی فاسٹ ہوتا ہے, کوگنیٹیو ایبلٹی جس کو کہا جاتا ہے انگریزی میں, وہ سدھڑ ہوتی ہے اس میں. تو ضروری ہے کہ اپنی بھاشاؤں میں ہی باقی جو سبجیکٹس ہیں ان کی تعلیم دی جائے, انکلوڈنگ سائنس اور میتھمیٹکس جو ہے. سو اسی کانٹیکسٹ میں جو ہے آج کا یہ جو وشے ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, اور اس لیے سر بہت بہت شکریہ آپ کا. اور ہوپ فلی جب میں اگلی بار بولوں گا تو اور بہتر میں, اور بھی اردو کے شبد جو ہے وہ, میں نے کوئی پریپریشن تو کی نہیں ہے تو اس لیے, لیکن وداؤٹ پریپریشن بھی ہوپ فلی جو ہے میں اور اچھے سے اس چیزوں کو جو ہے اردو زبان میں آپ سے کچھ سیکھ کر جو ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. اور میں یہ معافی کیونکہ ایک اس کی ریکارڈنگ آپ کو لوگ پرووائڈ کر دیں گے تو آپ سنیں گے لیکچر کو جانے کے لیے. بہت بہت شکریہ پروفیسر دھننجے سنگھ, ڈائریکٹر NCPUL. انٹروڈکٹری ریمارکس دے رہے تھے. 2 باتوں کی طرف جو اشارہ کیا انہوں نے, ایک بھارت کی ووھتا کے بارے میں, نارتھ ایسٹ میں چونکہ خود بھی رہے ہیں, ان کی تعلیم گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن مجھے یاد ہے کہ اروناچل سے ہوئی ہے. تو نارتھ ایسٹ 7 سسٹرز کی جو بھاشائی ووھتا ہے جس کو ہم لنگوسٹیکل پلورلزم کہتے ہیں, اس پہ بھی گہری نظر ہے. اور NEP کی بات تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم کر رہے ہیں کہ مدر ٹنگ پہ اس پہ زور ہے, اور اس کے لیے منسٹری آف ایجوکیشن اور نیشنل کونسل فار پروموشن آف اردو لینگویج کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ملک کے اندر نہ صرف NCPUL نے اردو کی کتابیں شائع کی ہیں, اردو کے بہترین رسالے, میگزینز, 3 میگزین, 4 میگزین شائع کرتے ہیں. اس کے علاوہ سیمینار, کانفرنسز کا انعقاد کرتے ہیں, بلکہ جو لسانی پس منظر ہے اس کے حوالے سے تواتر کے ساتھ NCPUL نے اس کی خدمات انجام دی ہیں. اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے جب بھارت کے کثیر لسانی موزیک میں مادری زبان کی اہمیت, ایک لفظ موزیک کو لے کے کچھ باتیں ہوئیں کہ صاحب بڑا خوبصورت لفظ ہے اور کچھ لوگوں کو شاید سمجھ میں نہیں آیا ہو, لیکن عرض یہ کر دوں کہ جس نے بھی یہ اس لفظ کا اختراع کیا ہے اور یہاں پہ اس کو لکھا گیا ہے, بڑا خوبصورت ہے لسانی پس منظر میں کہ موزیک ایک دوسرے فیلڈ میں جس کا کنسٹرکشن سے تعلق ہے وہاں سے اٹھا کر کے لسانیات کے پیرائے میں اس کو بیان کرنے کا اس کا اپنا ایک لطف ہے, اس پہ الگ بات ہوگی. ہماری خوش بختی ہے کہ پروفیسر دھننجے سنگھ نے اپنے انٹروڈکٹری ریمارکس دیے, اور ہمارے جو مہمان مقرر ہیں ان کے بارے میں نے پہلے ہی عرض کیا ہے کہ ایک لمبا تجربہ ہے لسانی پس منظر میں کام کرنے کا. اور میں آپ کو یہ بہت ہی احترام کے ساتھ بھی کہوں تو یہ کہہ سکتا ہوں, ہی از دا لیڈنگ لنگوسٹ آف انڈیا, پروفیسر AR فتیحی. ان کا کام, اور خود یہ اردو والے ہیں, اردو سے محبت کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہندوستان کی جتنی اور زبانیں ہیں بشمول ہندی اور انگریزی, تو 2 ایسی زبانیں ہیں جس میں انہوں نے لکھا ہے. اور نام چمسکی سے لے کر کے اور علی رفعت فتیحی تک لسانیات کی جو پوری کہکشاں ہے اس پہ پروفیسر فتیحی سے زیادہ گہری نظر رکھنے والا ہمارے عہد میں فی الحال تو نہیں ہے. میں بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اس موقع سے بھارت کے کثیر لسانی موزیک میں مادری زبان کی اہمیت, دا امپورٹینس آف مدر ٹنگ ان دا ملٹی لنگول موزیک آف بھارت, اس موضوع پہ تقریر کے لیے
प्रोफेसर AR फतीह से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस मौके पे इज़हार ख्याल फरमाएं। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मैं प्रोफेसर धनंजय सिंह साहब से का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये मौका मुझे फराहम किया कि मैं आपसे मुखातिब हो सकूं और इस दिलचस्प मौजू पर कुछ इज़हार ख्याल कर सकूं। NCPL और तमाम अरकान मुबारकबाद के मुस्तहक हैं कि उन्होंने इस मौजू का इंतखाब किया, क्योंकि इस मौजू में खासी डाइवर्सिटी है और ऐसे बहुत सारे पहलू हैं जिन पर गुफ्तगू की जा सकती है। मुबारकबाद के मुस्तहक खासतौर पर इसलिए भी हैं कि सिर्फ जिंदा रहना काफ़ी नहीं होता है, बल्कि उसका सबूत भी फराहम करना होता है कि हम जिंदा हैं। तो इस किस्म की जब एहतमाम किए जाते हैं, इस तरह की मौज़ूआत पर गुफ्तगू की जाती है, तो ये एहसास होता है कि NCPL बहुत एक्टिवली मामलात में दिलचस्पी लेता है, लिसानी पहलुओं पे गुफ्तगू करना चाहता है और उसे हर पहलू से देखने की कोशिश कर रहा है। ख़वातीन हज़रात, मौजू अपने अंदर बेहद दिलचस्प है, जिसका इज़हार मैं पहले भी कर चुका हूँ, और लेकिन अगर आप इसे बगौर देखें तो इस मौजू के कई पहलू हैं और उस पे हम अलग अलग गुफ्तगू कर सकते हैं, अलग अलग पहलुओं से देख सकते हैं। अगर इसे मोटे तौर पे इसे दो हिस्सों में तकसीम आप कर सकते हैं। एक वो जहाँ मल्टीलिंगुअलिज्म की बात होती है, इंडियन की लिंग्विस्टिक प्लूरैलिटी की बात होती है। अब लिंग्विस्टिक प्लूरैलिटी क्या है, क्यों है और कैसे है, उस पर एक नज़र हम डालते हुए फिर हम दूसरे हिस्से पे हाजिर होंगे जहाँ मादरी ज़बान की तालीम पर गुफ्तगू की जा सकती है। और बिलखुसूस ये मौजू इसलिए भी अहम है कि NEP में, न्यू एजुकेशनल पॉलिसी में इस पर खासी तवज्जो सर्व की गई है। मेरी कोशिश होगी कि NEP के हवाले से भी मैं आपसे चंद बातें कर सकूं और ये देख सकूं कि किस हद तक ये मुमकिन है कि हम मादरी ज़बान में तालीम मुहैया कर सकें। अब चूंकि ये लिसानियात का मौजू है तो इसके बहुत सारे पहलू हैं। मादरी ज़बान जब हम कहते हैं तो हमारे जहन में उस पे जा सकते हैं तो उसके कई पहलू हैं। मिसाल के तौर पर मादरी ज़बान की एक सूरत है, लेकिन साथ में ही हमें फर्स्ट लैंग्वेज और स्कूल लैंग्वेज की बात करने की ख्वाहिश होती है। दूसरे पे हम स्लाइड पे आ जाएं जी। बहुत विजिबल चूंकि नहीं है इसलिए मैं कोशिश करूंगा, लेकिन एक आपको डायरेक्शन सेट करता हुआ नजर आएगा कि हम ये कोशिश करेंगे, ये देखने की कोशिश करेंगे कि कुल कितनी ज़बानें हैं और उन ज़बानों की सूरत हाल क्या है और कहाँ वो कौन सी ज़बान बोली जा रही है। और अगर हम कसीर लिसानी मुल्क कहते हैं हिंदुस्तान को तो उसके असबाब क्या हैं। कसीर लिसानी ज़बान कहते वक्त हमारे सामने जो फिगर्स सामने आ रहे हैं, जो 1991 के सेंसस के रिपोर्ट की बुनियाद पे तैयार किया गया है, क्योंकि जो दूसरी रिपोर्ट है 2021 की वो अब तक हमारे सामने नहीं आ सकी है, इसलिए 2001 की भी रिपोर्ट हमारे सामने शायद आ चुकी होगी, लेकिन इसमें जो फिगर्स मैं दे रहा हूँ वो 1991 सेंसस की रिपोर्ट की है, जिसमें 114 ज़बानों का जिक्र है, जिसमें से 216 मादरी ज़बानों का जिक्र है। तो आप अगर इस पर गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि एक बड़ा गैप है 114 में और 216 में। अब आपके जहन में ये सवाल आएगा कि ऐसा क्यों है। उसकी सीधी सी वजह है क्योंकि यहाँ पर उसके नीचे के हिस्से में आप देखें कि 10,000 से ज़्यादा जो स्पीकर्स हैं उन्हीं ज़बानों को शॉर्ट लिस्टिंग की गई है, क्योंकि जब आप बहुत कसीर ज़बानों से जब आपका ताल्लुक़ होता है तो आपको कहीं ना कहीं शॉर्ट लिस्टिंग करनी होती है और उसके कुछ उसूल बनाने होते हैं। तो अगर हम उन उसूलों की तरफ जाएं तो इसमें बुनियादी तौर पर तवज्जो स्पीकर्स की दी गई है कि किस ज़बान के बोलने वाले किस तादाद में किस इलाके में मौजूद हैं और उसकी बुनियाद पर हम उन्हें मुख्तलिफ खानों में तकसीम करते हैं। और इसी वजह से मादरी ज़बान की तादाद को कम करने के लिए 10,000 से ज़्यादा जिन ज़बानों के स्पीकर्स हैं उनके
उनको लिस्ट किया गया है। हम दूसरे स्लाइड पे भी आ सकते हैं। अगर आप इस तस्वीर पे तवज्जो दें तो भी आप महसूस करेंगे कि जो तकसीरियत है, जो उसकी डाइवर्सिटी है, वो साफ तौर पर नज़र आती है। मुख्तलिफ इलाके में मुख्तलिफ ख़ानदान की ज़बानें बोली जाती हैं। जैसा आप सब वाकिफ़ होंगे कि हिंदुस्तान की ज़बानों की, तमाम ज़बानों की, हमने 114 ज़बानों का ज़िक्र यहाँ पर किया है, तमाम ज़बानों की अगर उस लिस्ट का तज़किया करें तो इस नतीजे पे पहुँचते हैं कि वो मुख्तलिफ ख़ानदानों से, लिसानी ख़ानदान, लिंग्विस्टिक फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। बुनियादी तौर पर 4 बड़े ख़ानदानों का ज़िक्र आम तौर से किया जाता है, जिसमें इंडो आर्यन, द्रविडियन, ऑस्ट्रो एशियाटिक, जिसको मुंडा भी हम कहते हैं, और टिप्टो बर्मन। तो ये 4 बड़ी ख़ानदानें हैं। लेकिन मैंने 2 और का इज़ाफ़ा किया है इसमें, जो आप लैंग्वेज फैमिली नंबर 5 और लैंग्वेज फैमिली नंबर 6 में देख रहे होंगे। अगर आप लैंग्वेज फैमिली नंबर 5 पर देखें तो ये अनक्लासिफाइड लैंग्वेजेस हैं, वो ज़बानें जिनको किसी खास ग्रुप से या गिरोह से या ख़ानदान से जोड़ा नहीं गया है। हिमाचल में बहुत सी ऐसी ज़बानें हैं जो अनक्लासिफाइड हैं, जिनका किसी मखसूस फैमिली से उनको नहीं जोड़ा गया है, इसलिए उन्हें हम अनक्लासिफाइड के दर्जे में रखते हैं। और उसके अलावा एक और फैमिली जिसका इजाफा यहाँ किया गया है वो लैंग्वेज आइसोलेट है। लैंग्वेज आइसोलेट की सूरत हाल ये है कि बाद ऐसे इलाकों में जहाँ किसी एक मखसूस ख़ानदान की ज़बान बोली जाती है, लेकिन वहाँ किसी वजह से वो ज़बान जारी रहती है। मिसाल, अगर आप सब वाकिफ़ होंगे, अगर झारखंड के इलाके से अगर आप वाकिफ़ होंगे तो वहाँ एक ज़बान बोली जाती है जिसका नाम कुरुक है। अब कुरुक का ताल्लुक द्रविडियन ख़ानदान से है, लेकिन उस पूरे इलाके में ये जो हिस्सा है बिहार और झारखंड का, वहाँ इंडो आर्यन ख़ानदान की ज़बानें बोली जाती हैं। इसलिए उसे लैंग्वेज आइसोलेट कहते हैं, जहाँ जो किसी दूसरे इलाके में बोली जाती है और अपने आप को उसने महफूज कर रखा है, वहाँ आज भी बोली जा रही है। तो वहाँ के कुछ कबायली अफराद जो हैं उस ज़बान का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ आपके सामने एक दूसरी फिगर है और ये एक फिगर इसमें थोड़ी आपकी तवज्जो चाहती है, और वो आखिरी फिगर है 191 की। जो ज़बानें आप यहाँ देख रहे हैं उसमें बाकी आप उन तमाम ज़बानों में से 22 ऐसी ज़बानें हैं जिनको 8 शेड्यूल की ज़बानें कहते हैं, जो 8वीं शेड्यूल में, कॉन्स्टिट्यूशन के 8वीं शेड्यूल में जिनको शामिल किया गया है, और इनके कुछ ख़ास किस्म के इनको फैसिलिटीज़ इनको हासिल हैं। लेकिन जो फ़िक्र का लम्हा है वो है उन ज़बानों के लिए जो नीचे की कैटेगरी में है, जिन्हें हम इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस कहते हैं। अब ये ज़बानें आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म होती जा रही हैं, हर लम्हे के साथ, हर वक़्त के साथ, हर दिन गुज़रते हुए वक़्त के साथ। उसका एक स्पीकर जब मर जाता है तो समझिए कि वो ज़बान, उसके साथ उस ज़बान के बोलने वालों की तादाद कम हो जाती है और आहिस्ता-आहिस्ता ये लुप्त हो रही हैं। अगर आप मुझे इजाज़त दें कि मैं हिंदी के इस लफ्ज़ का इस्तेमाल कर सकूँ, तो मुझे उर्दू में इससे बेहतर कोई लफ्ज़ नज़र नहीं आता, इसलिए मैंने इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है। तो बहुत तेज़ी से ये ज़बानें ख़त्म हो रही हैं। बिलख़ुसूस आपने अंडमान और निकोबार के इलाके का ज़िक्र सुना होगा। अंडमान और निकोबार के कबायली इलाकों में ये ज़बानें बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रही हैं, क्योंकि उनका आम आबादी से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं। अच्छा, ये दोनों वजहें हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा जुड़ जाना भी लुप्त होने का कारण बन जाता है और इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस के ज़ुमरे में आप शामिल हो जाते हैं, और या बिल्कुल अलग आइसोलेटेड पोज़ीशन में रहने से भी ये ज़बानें ख़त्म होती चली जाती हैं। तो अगर हम इसे गौर से देखें तो हमें ये महसूस होता है कि हम उस डाइवर्सिटी के बाद, जिसके मोज़ाइक की बात की जा रही थी, जो लिंग्विस्टिक जी, जैसा मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि उस डाइवर्सिटी के बाद जिसकी बातें हम अब तक कर रहे थे आपसे,
उस डाइवर्सिटी के बाद अगर इन जबानों पे तवज्जो डालें तो हमें महसूस होता है कि कुछ जबानें तेजी से खत्म होने के उत्तराखंड के इलाकों में बाज़ ज़बानें ऐसी हैं जो अपने खात्मे की तरफ हैं और ज़्यादातर ये कबायली ज़बानें हैं। तो इस पर अगर आप तवज्जो दें तो आपको महसूस होगा कि एक गुफ्तगू आम तौर से होती है कि ज़बानों को बाजार से जोड़ने की ज़रूरत है, मार्केट से जोड़ने की ज़रूरत है, लेकिन ये बहुत खतरनाक रविश है। क्योंकि खतरनाक मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं खतरनाक इसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप बाजार से जोड़ेंगे तो उन कबायली ज़बानों का क्या होगा जो बहुत दूर दराज के इलाकों में बोली जाती हैं, जिनके बोलने वालों की तादाद बड़ी मुख्तसर सी है और वो अपनी पहचान को महफूज रखने के लिए उन ज़बानों पर कोशिश करते हैं कि उन ज़बानों को बोलें और इस्तेमाल करें, लेकिन बाज़ औक़ात वो ज़बानें दूसरी ज़बानों में ज़म होती चली जाती हैं, मिलती चली जाती हैं। यहाँ अगर मैं ये अर्ज़ करूँ कि मैंने एक रिसर्च प्रोजेक्ट यूजीसी के एक मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए झारखंड के कुछ ज़बानों पे काम किया था और वहाँ मेरा ज़ाती तजुर्बा बड़ा दिलचस्प था कि आप में से ज़्यादातर लोग वाकिफ़ होंगे कि एक वीकली बाज़ार जिसे हाट कहते हैं वो लगते हैं, जहाँ कबायली लोग यकजा होते हैं और अपनी चीज़ें बेचते या खरीदते हैं। वहाँ आज भी ऐसे तरीक़े हैं जहाँ उस वीकली बाज़ार से ही वो चीज़ें खरीदते या बेचते हैं। अब वहाँ उनके पास एक लिसानी पेचीदगी की सूरत पैदा होती है क्योंकि एक शख्स से जो आप कह लें कि नमक लेकर आया है बाज़ार में बेचने के लिए, वो एक कबायली ज़बान बोलता है, लेकिन वो दूसरा शख्स से जो उसे खरीदना चाहता है वो दूसरी कबायली ज़बान बोलता है। हो और दूसरे बहुत सारी जो संथाली हो और दूसरी बहुत सी ज़बानें। इस तरह से एक कम्युनिकेशन गैप पैदा होता है, तरसील में रुकावट खड़ी होती है, लेकिन उस हर मसले का हल है और उस मसले का भी हल उन्होंने ढूंढा है और एक बाजार की लैंग्वेज वहाँ उभर के सामने आई है जो बिलउमूम सदरी कहलाती है। सदरी बाजार की लैंग्वेज है, एक ऐसी ज़बान है जो कई इलाकों की ज़बानों से मिलकर वो वहाँ शेप ले पाई है, अपने खतूत को उसने वाज़े किए हैं और उसका जो स्ट्रक्चर है, लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर, उसका सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर, नहवी साख वो बहुत हद तक भोजपुरी पर बेस्ड है। तो भोजपुरी उसकी नहवी साख्त है, लेकिन उसकी लफ्ज़ियात मुख्तलिफ कबायली ज़बानों से मिलकर बनाई गई हैं। हम और अपनी बात आगे बढ़ाते हैं और हम दूसरे स्लाइड पे अगर चलें तो ये वो सूरत हाल है जो हमारे सामने है और ये वो ज़बानें हैं जो 22 से रिकॉग्नाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के में जो रिकॉग्नाइज की हुई ज़बानें हैं वो दी हुई हैं यहाँ पर और उसी तरतीब में हैं जिनके बोलने वाले जिस तरतीब में हैं। यकीनी तौर पर आप देख रहे होंगे कि हिंदी को अव्वलियत हासिल है और उसके बहुत सारे असबाब हैं, यानी 48.6% अगर मैं यहाँ से ठीक पढ़ पा रहा हूँ जी, 43%। आप फिगर्स देख लेंगे क्योंकि मेरी नज़र इतनी तेज नहीं है कि मैं पढ़ सकूं। तो जो भी परसेंट है वो इतनी बड़ी आबादी उस जबान को बोल रही है, उसके बहुत से असबाब हैं। इतनी बड़ी इतनी कसीर तादाद के असबाब ये हैं कि तकरीबन मेरा ख्याल है कि 40 जबानें उसमें शामिल हैं। वो तमाम जबानें जो और दूसरी जी बहुत शुक्रिया वो जो दूसरी जबानों में शामिल नहीं है या शेड्यूल लैंग्वेजेस में शामिल नहीं है, उन सब के फिगर्स इसमें जोड़े हुए हैं। मिसाल के तौर पर भोजपुरी के अलग से कोई फिगर्स नहीं है। अब भोजपुरी का फिगर अगर आप ढूंढें तो इसी हिंदी में नजर आएगा। इसके बाद सर डाटा में अब तो फर्क आया होगा ना 23 जी ये जो अवेलेबल एग्जैक्टली यू आर राइट, लेकिन हमारे पास जो नई सेंसस रिपोर्ट के फिगर्स अब तक नहीं आए हैं, किसी वजह से वो शायद नहीं हो सके हैं, इसलिए वो अपडेट करने की जरूरत पेश आएगी। जब भी वो आएंगे तो फिर वो अपडेट हो जाएंगे। दूसरे नंबर पे बंगाली है और मराठी है और तेलुगु है और तमिल है और गुजराती है
اور اس کے بعد اردو ہے جو 4.2% آبادی ہندوستان کی کل آبادی بولتی نظر آتی ہے۔ یہاں آپ سے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، اور بالخصوص چونکہ میں اس وقت NCPUL نیشنل کونسل فار پروموشن آف اردو لینگویج میں ہوں، اس لیے میں آپ سے یہ شیئر کر سکتا ہوں کہ پچھلے دنوں میں اردو نے اپنی کئی پوزیشنز کھوئی ہیں۔ وہ غالباً تیلگو کے بعد آتی تھی، اور میں نے خود NCPUL کے لیے ایک تجزیہ کیا تھا اور اس میں بھی یہ تیلگو کے بعد تھی، لیکن پچھلے کچھ سالوں میں اس نے اپنی پوزیشن کھو کر 7ویں پوزیشن پر اس وقت وہ موجود ہے۔ اسی طرح سے پھر اور جو دوسری زبانیں ہیں جس میں دراویڈین زبانیں جیسے کنڑا ہے، کنڑ ہے، اور جو بھی زبان ملیالم ہے اور پنجابی ہے، اور اسی طرح ہم آتے ہیں، اور آخر میں سنسکرت ہے جس کے بولنے والوں کی تعداد نیگلیجبل ہے۔ تو یہ صورتحال ہے زبان بولنے والوں کی، اور ان کے تمام یہ اس تکثیریت کو ظاہر کرتی ہے جس کا ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں، اس پلورالٹی کی، لنگوسٹک پلورالٹی کی ذکر کرتی ہے۔ یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم انڈیا کو، ہندوستان کو یا بھارت کو ملٹی لنگول کنٹری کہتے ہیں۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، اور اب یہ اگر آپ اس حصے کو دیکھیں، اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کثیر تعداد، ایک بڑی تعداد اس کیٹیگری میں آتی ہے جسے ہم لنگوسٹک مائنورٹیز کہتے ہیں۔ یہ ریلیجیس مائنورٹیز کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں بات ہم لنگوسٹک مائنورٹیز کی کر رہے ہیں۔ اور لنگوسٹک مائنورٹیز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ان لوگوں کی طرف اشارہ کرتا ہے جو زبانوں کی وجہ سے اکثریت میں شامل نہیں ہیں، وہ بلکہ اقلیت میں شامل ہیں۔ تو یہ لسانی اقلیت کا ذکر ہے۔ اوپر کا حصہ چونکہ دکھ نہیں پا رہا ہے، اس میں یہ ہے کہ کنسٹیٹیوشنل سیف گارڈ فار لنگوسٹک مائنورٹیز۔ یہاں میں اس بات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے بھی ہندوستان کے آئین کو ترتیب دیا، انہوں نے اس بات کا خیال رکھا کہ لنگوسٹک مائنورٹیز کی طرف توجہ دی جائے اور ان کے خدشات کی حفاظت کی جائے، یعنی ان کے خدشات کو دور کیا جائے، اور ان کے لیے مواقع فراہم کیے جائیں کہ وہ اپنی زبانوں کی ترقی کے لیے کچھ کام کر سکیں۔ یہ بات بہت سیلیبریٹ کرنے کی ہے، یہ بات بہت اہم ہے، کیونکہ انڈین کانسٹیٹیوشن نے اس کی طرف خاص طور پر توجہ دی ہے، اور انڈین کانسٹیٹیوشن کے بہت سے ایسے آرٹیکلز ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ان لنگوسٹک مائنورٹیز کی، مثلاً آپ واقف ہوں گے کہ الہ آباد میں ایک ادارہ ہے جو لنگوسٹک مائنورٹیز کے لیے ایک کمیشن ہے، جہاں ایک کمشنر لنگوسٹک مائنورٹیز کی ضرورتوں کا کچھ عرصہ پہلے اختر الواسع صاحب اس کے چیئرمین تھے، آج کل کون ہے میں واقف نہیں ہوں، اور بہت سارے لوگ، حامد انصاری صاحب اس کے چیئرمین رہ چکے ہیں، اور تو مختلف لوگ اس کے چیئرمین رہ چکے ہیں، اور انہوں نے لنگوسٹک مائنورٹیز کی۔ نیکسٹ سلائیڈ پہ اگر ہم آئیں تو یہ وہ آرٹیکلز ہیں جو انڈین کانسٹیٹیوشن میں، یہ سارے وہ آرٹیکلز ہیں جو لنگوسٹک مائنورٹیز کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ اگر آپ ان کی تفصیلات میں جائیں، چونکہ وقت کی تنگ دامنی کا احساس ہے مجھے، اس لیے میں ان تفصیلات میں نہیں گیا ہوں۔ مثال کے طور پر لنگوسٹک مائنورٹیز اپنے ادارے قائم کر سکتے ہیں، اپنی زبان کی حفاظت کے لیے وہ اسکول چلا سکتے ہیں، یا اور دوسرے مکاتب یا مدرسے قائم کر سکتے ہیں۔ تو یہ سب تحفظات انہیں ملے ہوئے ہیں ہندوستانی آئین میں، اور ان تحفظات کی روشنی میں وہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ نیکسٹ سلائیڈ پلیز۔ جی، اب ہم مدر ٹنگ کی طرف تھوڑی سی بات کریں۔ اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ نہ صرف مائنورٹیز بلکہ مادری زبان۔ اب میں آپ سے یہ عرض کر چکا ہوں
मैं ये आपसे अर्ज कर चुका हूँ कि मादरी जबान की क्या हैसियत है। ये लफ्ज, ये इस्तिलाह अपने आप में जरा पेचीदा है। हम मादरी जबान किसे कहते हैं? अब मादरी जबान में और फर्स्ट लैंग्वेज में क्या फर्क है? क्योंकि सेकंड लैंग्वेज की बात हम करते रहे हैं, सानवी जबान की हम बात करते रहे हैं, लेकिन फर्स्ट लैंग्वेज और मादरी जबान में क्या फर्क है? इस तस्वीर के जरिए ये साबित करने की कोशिश की गई है, या ये बताने की कोशिश की गई है कि कॉग्निटिव लेवल पर जो हमारे तस्वीरात हैं, जो हमारे दिमाग में जो तस्वीरें बनती हैं चीज़ों की, उसमें मदर टंग का क्या रोल होता है और ज़बानें कैसे तश्कील पाती हैं, कैसे शेप लेती हैं, किस तरह उनके अपने मसाइल उससे जुड़े हुए हैं। मैं एक आध छोटी सी मिसालों से आपको इसकी वजाहत करना चाहूँगा। मिसाल के तौर पर आप सब वाकिफ हैं कि एक लफ्ज़ जो इंग्लिश में जिसे हम आइस कहते हैं, उसके लिए उर्दू में एक लफ्ज़ है हमारे पास, बर्फ। लेकिन अगर आप इंग्लिश की ज़बान का तज़किया करें तो आप ये महसूस करेंगे कि सिर्फ एक नहीं है, हाफ अ डजन और रादर मोर देन हाफ अ डजन वर्ड्स उसमें बर्फ के लिए है। मिसाल के तौर पर वो आइस की बात करते हैं और स्नो की बात करते हैं। वो स्नो और आइस में फर्क करते हैं। वो बर्फ जो आसमान से आती है, जो कुदरती तौर पर आती है, और वो बर्फ जो हम अपने फ्रिज में तैयार करते हैं, उन दोनों के बीच में हम वो फर्क करते हैं। लेकिन हमारी सूरत हाल क्या है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक लफ्ज़ है और वो है बर्फ। लेकिन उसकी दूसरी सूरत भी होगी कि हमारे ऐसे बहुत सारे अल्फाज होंगे जो जिनका तर्जुमा या जिनका अंग्रेजी में मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो हमारे सोच के अंदाज को दिखाता है। ये दरअसल ये बताने की कोशिश है कि मादरी ज़बान की अपनी एक अहमियत है और उस अहमियत को से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो अहमियत हमारे सोचने को, हमारे कॉग्निशन को, हमारी कॉग्निटिव लेवल को मुतासिर करती है। और जितना परसेप्शन है दुनिया के बारे में, जो हम इन दो आँखों से देखते हैं और उन दो आँखों से देखने के बाद उसके लिए लिसानी शक्ल वो अख्तियार करते हैं। मिसाल, एक छोटी सी मिसाल और दे दूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं। मुझे एहसास है कि हमारे पास थोड़ा और वक्त होगा मुमकिन। मिसाल मैं ये आपको देना चाह रहा था कि दो लफ्ज़, एक लफ्ज़ है मुर्गा, दूसरा उसका लफ्ज़ है मुर्गी। तो हमने यहाँ जेंडर बाइफर्केशन कर रखा है। ये लिसानी इस्तिलाहों में हमने उसमें तमीज़ किया है, फ़र्क किया है, दोनों को दो कैटेगरी में रखने की कोशिश की है। लेकिन कभी आपने ये फ़र्क मच्छर और मक्खी के साथ देखा है? अगर नहीं देखा तो उसकी वजह क्या है? अगर आप इस पर गौर करें तो आप उसी जो पहली तस्वीर आप देख रहे थे, वो कॉग्निशन का लेवल है। ये हमारी वो दो आँखें हैं जो, क्योंकि वो जेंडर डिफरेंस मुर्गा और मुर्गी में वाज़े तौर पे नज़र आता है, तो हमने दो इस्तिलाहें उसके लिए वज़ा की। लेकिन ये सूरत हाल मच्छर या मक्खी में नहीं आता। वो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस जो हैं वो नज़र नहीं आते, इसलिए उनके लिए हमारे इस्तिलाहें नहीं बनी हैं। इसलिए मादरी ज़बान की अहमियत है। ये सिर्फ ये बताने की कोशिश है कि ये मादरी ज़बान की हमारी क्या अहमियत है। ये ग़ालिबन NEP के मुतालिक सूरत हाल है और NEP में ख़ास तौर पर ये तवज्जो दी गई है कि मल्टीलिंगुअलिज्म को बढ़ावा दिया जाए। अगर आप मादरी ज़बान की तरफ तवज्जो देते हैं और मादरी ज़बान को मौजू बनाते हैं और उसमें तालीम फराहम करने की कोशिश करते हैं, तो लाजमी तौर पर मल्टीलिंगुअलिज्म बढ़ेगी। मैं यहाँ से वो हिस्सा पढ़ नहीं सकता लेकिन उसमें क्लेम यही है। हाँ जी, शुक्रिया आपका। High quality textbooks will be made available in home language and mother tongue. अब यहाँ पे एक नई और इस्तिलाह उन्होंने इस्तेमाल की है, होम लैंग्वेज की। अब इसमें जो फर्क है और इस पर जो तवज्जो दी गई है, NEP कोशिश, उसका दावा है कि हम होम लैंग्वेज में और मदर टंग में टेक्स्ट बुक फराहम करेंगे। ये फर्स्ट लैंग्वेज और मदर टंग और होम लैंग्वेज की इस्तिलाहें बहुत अहम है।
ایک چھوٹی سی مثال سے میں اپنی بات اس سلسلے میں مکمل کر کے دوسری سلائڈ کی طرف ہم بڑھیں گے کہ مثال کے طور پر ایک بچہ اپنے گھر میں جب بھی کسی پھل کو دیکھتا ہے، سیب، انگور اور دوسرے پھل کو، تو وہ جس لفظ سے واقف ہوتا ہے یا جو لفظ وہ سیکھتا ہے وہ پھل ہے. اب یہ اس کا کوگنیٹو لیول ہے، وہ بچپن سے اس کو پھل کی حیثیت سے جانتا ہے. آپ اسے کوئی بھی پھل دکھائیں گے تو وہ اسے پھل ہی کہے گا، جو اب آہستہ آہستہ پھل ہوتا جا رہا ہے، لیکن بہرحال صحیح تلفظ اس کا پھل ہے، اس لیے ہم پھل ہی کہیں گے. لیکن جب وہ اردو کا قاعدہ اٹھاتا ہے اور پہلے لیسن میں سے دیکھتا ہے اور اس سے کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو سے کے نیچے سمر لکھا ہوا ہے. یہ وہ فرق ہے جو ہم یعنی ہوم لینگویج میں اور فرسٹ لینگویج میں، اسکول لینگویج میں ہمیشہ ایک گیپ رہتا ہے، کیونکہ اب وہ وہاں تھوڑا بوکھلانے کی کیفیت ہے اس کی. He gets confused and there are reasons for that کہ اگر وہ کنفیوز ہو رہا ہے تو کوگنیٹو لیول پر اس کو ایک ٹکراؤ کی کیفیت، ایک تصادم کی کیفیت نظر آتی ہے. تو وہ سوچتا ہے کہ کل تک تو ہم اسے پھل کہتے تھے، آج یہ سمر کیوں ہو گیا. تو there is always a gap between home language and school language. اسکول کی کتابوں میں جو زبان ہمیں دکھائی جاتی ہے، جو سمجھائی جاتی ہے یا جو پڑھائی جاتی ہے، اور جو مادری زبان ہم بول رہے ہوتے ہیں، ان دونوں کے ان پٹ میں فرق ہے. مثال کے طور پر جب ہم اردو کہتے ہیں تو پھر یہاں بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سی اردو، اور جب یہ کون سی اردو کا سوال آتا ہے تو اس کا جواب ہمارے پاس پورے طور پہ نہیں ہوتا، کیونکہ ایک تو معیاری اردو کی ایک شکل ہے جس کی شکل کا تعین کیا جا چکا ہے، لیکن اس کے علاوہ بہت ساری اس کی ذیلی شکلیں ہیں جو مختلف علاقوں میں، بہار اردو آپ کہہ سکتے ہیں، آپ ہر ریجن میں آپ جائیں تو اس میں اردو کی وہ شکل بدلتی ہوئی نظر آئے گی. اس کا تلفظ، اس کی گرامر اور اس کی دوسری تمام چیزیں تھوڑی سی مختلف نظر آئیں گی. ہم دوسرے سلائڈ پہ جا سکتے ہیں. جی یہاں پہ ایک اور بات میں عرض کروں کہ یہ جو باتیں نیو ایجوکیشنل پالیسی میں کہی گئی تھی وہ وہی باتیں کچھ عرصہ پہلے RTE ایکٹ کے تحت بھی پیش کی گئی تھی. یہ رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے. یہ 2009 اگست 2009 میں یہ رائٹ ٹو ایجوکیشن دیا گیا تھا، اور جس میں یہ کوشش کی گئی تھی، پارلیمنٹ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہر شخص کو اپنی زبان کے تحفظ کا رائٹ ہوگا، اور وہ اس کو ایجوکیشن میں اسے کس طرح شامل کرے یہ اس میں شامل کر سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میری بات مکمل ہو چکی ہے. بس اس بات کے ساتھ ہی میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ایک آخری بات یہ کہوں کہ چاہے وہ آپ NEP دیکھیں یعنی نیو ایجوکیشنل پالیسی کی بات کریں یا رائٹ ٹو ایجوکیشن کی بات کریں، دونوں صورتوں میں آپ یہ محسوس کریں گے کہ یہ مسئلہ اتنا سلجھا ہوا نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے. یہ محبوب کی زلف کی طرح ہے جو آسانی سے سنور نہیں سکتی. بہت شکریہ آپ کا. بہت بہت شکریہ پروفیسر فتیحی اس بہت ہی انفارمیٹیو اسپیچ کے لیے. خواتین و حضرات، بھارت کے کثیر لسانی موزیک میں مادری زبان کی اہمیت کے تعلق سے پروفیسر علی رفعت فتیحی کی تقریر ہم سن رہے تھے. آج کے اس پروگرام کا آغاز ڈائریکٹر NCPU پروفیسر دھننجے سنگھ کے تعارفی کلمات کے ساتھ ہوا، اور اس کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے سابق ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ لنگوسٹکس، ملک کے ممتاز ماہر لسانیات پروفیسر علی رفعت فتیحی نے خوبصورت انداز میں مدر ٹنگ کے حوالے سے اور ملٹی لنگول موزیک آف بھارت کے حوالے سے گفتگو کی. پروفیسر فتیحی ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے. تھاٹ پرووکنگ اسپیچ کے بعد میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر NCPU ڈاکٹر شمع کوثر یزدانی صاحبہ سے گزارش کرتا ہوں
वोट ऑफ थैंक्स के लिए, इजहार तशक्कुर के लिए डॉक्टर शमा कौसर यस्तानी, असिस्टेंट डायरेक्टर एनसीपी। बहुत शुक्रिया। मोहतरम जनाब प्रोफेसर अली रफ़ात फ़तीही साहब, आप एक बड़े जाने माने लिंग्विस्ट हैं, स्कॉलर हैं। लिसानियत के फील्ड में आपके नहायत कारआमद काम है। खुद कौंसिल ने आपकी मुतअद्दिद किताबें शाये की हैं। आज आपकी स्पीच से हम सब काफ़ी मुस्तफ़ीद हुए हैं। मैं आपकी ममनून हूँ और कौंसिल की जानिब से आपका बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ। तहे दिल से शुक्रिया। शुक्रिया फ़तीही साहब। हमारे कौंसिल के डायरेक्टर साहब जो किसी वजह से चले गए हैं, जनाब प्रोफेसर धनंजय साहब, इनकी रहनुमाई में कौंसिल की ये पहला बड़ा इवेंट है। इसके लिए मैं सबसे पहले इनकी अपने कौंसिल के तमाम अरकान की तरफ से उनका खैर मक़दम करती हूँ, वेलकम करती हूँ और आज के इस बेहतरीन प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। शुक्रिया डायरेक्टर साहब। जनाब डॉक्टर शफी अयूब साहब, आपने हमारे इस प्रोग्राम को बड़ी खूबसूरती से कंडक्ट किया और इसमें 4 चांद लगाया। आपका मैं कौंसिल की जानिब से बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। कौंसिल के तमाम अफसरान, ख़ासतौर पर डॉक्टर कलीमुल्लाह और उनकी टीम का शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने इस प्रोग्राम को बहसन खूबी अंजाम दिया और तमाम स्टाफ मेंबर, ऑफिसर्स जो भी इसमें मौजूद हैं, इस प्रोग्राम में बड़ी तवज्जो से बात सुन रहे हैं और शरीक हुए, इन तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। तमाम स्टाफ, तमाम कौंसिल के अरकान का बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही वो लोग जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, तमाम वो लोग जो ऑडियंस जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, उन लोग का भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। सबका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलेगा तो सर होता रहेगा ना।